वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अपन लास्ट जो लेक्चर लिया था बायोमोलिक्यूल का, उसके अंदर हमने लगभग कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। उसमें अ, हम जब पॉलीसैकेराइड्स पढ़ रहे थे तो हमारे पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी कि वॉइस चली गई थी, तो हम उसको वापस स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड जो टॉपिक था अपना, उसको कवर करेंगे। तो एक बार छोटा सा रिकॉल करते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या कवर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड से पहले अपन हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो है क्या क्या चीजें कवर की है। देखो सिंपली हमने नॉर्मली इतना सा पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल जो हमने पढ़ा है क्या है, बायोमोलिक्यूल। अपन बात करें बायोमोलिक्यूल की, और आपको पता है कि मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकली यूजेस होते हैं, है ना, जो ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। उनके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल के एग्जांपल्स अगर आपने पढ़े हैं तो हमने लास्ट में कवर किए थे, क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा है, उसमें लिपिड्स है, लिपिड, है ना, विटामिन है, विटामिन। ठीक है, उसके अलावा क्या था, और प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। ठीक है ना, तो प्रोटीन है। उसके अलावा क्या है आपका, नॉर्मली बोल सकते हो। तो दूसरा जो है एंजाइम, इसे अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकली कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है एंजाइम। तो ये सारे के सारे, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें आप आरएनए डीएनए ये सारी चीजें पढ़ते हो, ये सब क्या है, आपके बायोमोलिक्यूल्स है। उसमें से हमने जो कवर किया था वो क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट। क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट जब अपन ने कवर किया, तो उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने उसके क्लासिफिकेशन में, अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से मैपिंग बनाऊं, माइंड मैपिंग इस तरह से बनाएं कि हमें इसको लर्न कैसे करना है। तो आप नॉर्मली, एक तो होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज वो पढ़ें। दूसरा एक पार्ट में अलग से ही सेपरेट आप इसका क्या कर दें, रिएक्शन कर दें, है ना, रिएक्शंस। तो रिएक्शंस तो सिर्फ आपको पूरे कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ किसकी पढ़नी थी, ग्लूकोज की पढ़नी थी। वे ग्लूकोज क्या है तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टाइप्स में। किसमें, टाइप में। तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हमने क्लासिफिकेशन किया था। क्या क्लासिफिकेशन किया, नंबर वन पे मोनोसैकेराइड्स। क्या है, मोनोसैकेराइड्स किए थे। उसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स तो आपका हो गया ओलिगोसैकेराइड्स। और थर्ड नंबर पे जो बात करते हैं वो तो आपका पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स है ना। थर्ड नंबर पे क्या आपका, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, मोनो मतलब वन। तो वो कौन कौन से हैं? कुछ नहीं रखना है, सिर्फ 4 एग्जांपल्स रखने हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कौन कौन सी है, नंबर वन ग्लूकोज। नंबर वन ग्लूकोज ना, ये इसको सही रेंज करते हैं। हाँ,
देखो जरा, नंबर 1 क्या है आपका? ग्लूकोज, ग्लूकोज। नंबर 2 फ्रक्टोज, क्या है? फ्रक्टोज। नंबर 3 राइबोज, राइबोज, राइबोज। और नंबर 4 गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। इसमें से आपका जो राइबोज है वो कौन है? ये पेंटोज है। क्या है? पेंटोज है। और ये कहां पढ़ने को मिलेगा आपको? डीएनए आरएनए के न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखेंगे, है ना। इसके अलावा ये जितने भी हैं, ये कौन कौन? आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये कौन है? हेक्सोज है। क्या है? हेक्सोज है। ये याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो देख रहे हैं, दूसरा नंबर जो है ओलिगोसैकेराइड, इसके अंदर आप डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ऐसे जितने भी मोनोमर यूनिट्स होंगी, इफ more than one units each other then form the oligosaccharide and polysaccharides. तो अगर आप काउंट कर सकते हैं, if two are participate then we call disaccharide, if three monomer units are participate then we call trisaccharides, if four then we call tetrasaccharides. So they are called uh, combinedly we are called oligosaccharides. आप oligosaccharides के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा, लगभग इतना, इससे ज्यादा ना करें। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स में हमें काउंट नहीं करना है बहुत ज्यादा, लगभग लगभग जो है हम कह रहे हैं कि मोर देन 20 जो है, मोर देन 10 भी अपन जो कंसिडर कर रहे हैं वो सब किस में कर रहे हैं? पॉलीसैकेराइड्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको सिंपली क्लियर कट कुछ याद नहीं रखना है। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर सिर्फ डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स, डाइसैकेराइड्स के नेम्स याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना है। कोई ट्राई नहीं रखना है, कोई टेट्रा नहीं रखना है। डाइसैकेराइड्स के अंदर नंबर 1 कौन सा है? सुक्रोज, सुक्रोज। डाइसैकेराइड्स के अंदर दूसरा कौन सा है? माल्टोज। डाइसैकेराइड्स के अंदर तीसरा क्या याद रखा था? लैक्टोज। तो आपने मोनोसैकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेबिनोज, राइबोज और गैलेक्टोज, और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, बस यही याद रखना है, ठीक है ना। जैसे ही आपका पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स के अंदर अपन को क्या क्या याद रखना था? स्टार्च। वैसे फिर अपन को क्या याद रखना था? सेलुलोज। क्या याद रखना है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। और थर्ड में क्या याद रखना है? गैलेक्टोज। थर्ड में क्या याद रखना है? यस। तो देखो, थर्ड में क्या याद रखना है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। क्या हो गया? यस, ग्लाइकोजन आपको याद रखना है। सिंपली क्या याद रखना है? ग्लाइकोजन। क्योंकि गैलेक्टोज तो किसमें है? मोनोसैकेराइड्स, और ग्लाइकोजन किसमें? पॉलीसैकेराइड्स में, है ना। तो ध्यान रखना, हाँ, कंफ्यूजन में ना नहीं आना है। गैलेक्टोज तो मोनोसैकेराइड से और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड से। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली एक और चीज याद रखनी है जो अपने पहले पढ़ी थी। ग्लूकोज के जो मोनोमर यूनिट्स है वो क्या, सॉरी, सुक्रोज के मोनोमर यूनिट्स है वो क्या क्या है? तो देखो, सुक्रोज के जो मोनोमर यूनिट्स है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो भाई सबके हैं, ग्लूकोज तो सब में होगा, ग्लूकोज तो सब में होगा, सब में ग्लूकोज लगा दो एक बार। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो सब में होगा। फिर ग्लूकोज के साथ में अब अगर आपको बात करनी है सुक्रोज की, तो आपको बोल देना है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। मतलब आपका क्या होगी कि सुक्रोज का जो मोनोमर यूनिट्स है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। फिर आपके माल्टोज का मोनोमर यूनिट जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है। फिर आपने लैक्टोज की बात करनी है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, ग्लूकोज प्लस क्या है? गैलेक्टोज है, ग्लूकोज प्लस क्या है? गैलेक्टोज है। मार्कर को क्या हो गया भाई, ठीक है ना। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, ध्यान रखना।
तो इतना अपन ने कवर कर लिया था। फिर अपन चल रहे थे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, और पॉलीसैकेराइड्स के अंदर अपन किसकी बात कर रहे थे, स्टार्च की बात कर रहे थे। तो उसमें देखेंगे, अब कवर करते हैं स्टार्च में क्या क्या चीजें अपन को पढ़नी है वो। बाकी आपने इन सब की जो है फिशर्स स्ट्रक्चर्स पढ़ ली थी, हावर्थ स्ट्रक्चर्स पढ़ ली थी। हावर्थ स्ट्रक्चर्स में आपने जो है एक साइक्लिक हेक्सासाइक्लिक की स्ट्रक्चर्स थे, एक पेंटोस स्ट्रक्चर थी पेंटासाइक्लिक, जिसमें आपने जो है हेक्सासाइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसको अपन ने पायरेनोस बोला था, और जो पेंटोस थी उसको फ्यूरेनोस बोला था। तो आपने पायरेनोस फ्यूरेनोस, तो पायरेनोस आपका ग्लूकोज में था, फ्यूरेनोस आपका जो है फ्रक्टोज में था। इतना आपने कवर किया था। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कवर किया था कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स कौन से हैं। तो जो फेलिंग टेस्ट दे देते हैं वो रिड्यूसिंग है, जो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसमें से एक एग्जांपल क्या था, सुक्रोज है। सुक्रोज को भी अगर देखोगे तो मैं आपको सुक्रोज अगर दिखाऊं, देखो सुक्रोज की स्ट्रक्चर जो होगी ना उसको देखो, आप नोटिस करो सुक्रोज की स्ट्रक्चर, ये रही आपकी सुक्रोज की स्ट्रक्चर, है ना। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर में आप जरा ध्यान से फोकस कीजिए, सुक्रोज के अंदर क्या है। देखो आपको पता है एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, सॉरी ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, कौन सा है, एल्डिहाइड, है ना। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, टू में, कौन सा, कीटोन, करेक्ट। आप यहाँ इसकी स्ट्रक्चर सुक्रोज की स्ट्रक्चर में देखिए, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना वो किस किस पे, कार्बन 1, किसका, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के कार्बन 1 पे तो फंक्शनल ग्रुप कौन था, एल्डिहाइड। और इधर देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के कार्बन 2 कीटोन। तो दोनों ही बिजी हो गए किसमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। तो फ्री फंक्शनल ग्रुप तो रहा नहीं। जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो आप रिड्यूस किसको करोगे, तो इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है ना। लेकिन यही स्ट्रक्चर आप किसकी देखो, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे किसकी, माल्टोज की या लैक्टोज की, तो देखो जरा माल्टोज और लैक्टोज, ये तो माल्टोज, माल्टोज की स्ट्रक्चर देखो। तो माल्टोज की स्ट्रक्चर में जरा फोकस कीजिए, ग्लूकोज का कार्बन 1 यानी इसका फंक्शनल ग्रुप तो बीजी है, लेकिन दूसरा ग्लूकोज है उसका कार्बन 4 बाइंड कर रहा है लिंकेज के साथ में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ में, एक का कार्बन 1 एक का कार्बन 4। तो फंक्शनल ग्रुप तो कार्बन 1 में रहता है। तो आपके पास ये वाला जो ग्लूकोज है, ये वाला जो ग्लूकोज है उसका फंक्शनल ग्रुप तो बीजी है, लेकिन इस वाले ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप तो फ्री है, और फ्री है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए माल्टोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, रिड्यूसिंग है। ऐसा ही कहानी हम इसके अंदर देखेंगे, लैक्टोज के अंदर भी देखो। जब लैक्टोज के अंदर देखोगे तो इधर देखो, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 इसका फंक्शनल ग्रुप बीजी है, लेकिन ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है तो इसका तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 में है ना, तो ये फ्री है, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, रिड्यूसिंग। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सिर्फ सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग कौन है, सुक्रोज, ध्यान रखना इस बात का। ओके चलिए आ जाइए, अपन चलते हैं अब आगे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हमने ये सब चीजें कवर कर ली है, अभी जस्ट पढ़ा है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। तो देखो सीधी कहानी, पॉलीसैकेराइड्स को आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको एन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, एन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी बहुत सारे मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलाइज करने पे। अब देखो ये आ गए दो मॉलिक्यूल, दोनों बाइंड हुए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी, फिर तीसरा मॉलिक्यूल आया, बाइंड हुए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। इस तरह से मोनोमर यूनिट ऑफ द ग्लूकोज वो बाइंड होके पॉलीमर यूनिट्स बना लेते हैं, है ना। एक क्या बनाते हैं, पॉलीमर यूनिट्स बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पॉलीसैकेराइड्स बोल रहे हैं। चलिए पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन से आते हैं आपके पास, स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है ना। स्टार्च के अंदर क्या, स्टार्च किस किस में मिलता है, पहले तो ये देखो, राइस में आपको स्टार्च मिलता है, मेज में आपको स्टार्च मिलता है, पोटैटोज में आपको स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च के सोर्सेज बहुत सारे हैं अपने पास, है ना। इन सब में क्या है, स्टार्च मिलता है। देखा होगा ना, आलू जब काटा होगा आपने, कभी भी कटिंग की होगी आलू की, तो पानी में जब वॉश किया होगा कटिंग आलू को, तो आपको देखा होगा नीचे जो है व्हाइट व्हाइट
जो पानी के साथ लिक्विड इकट्ठा रहता है या पानी व्हाइट हो जाता है बिल्कुल, तो वो क्या है? वो स्टार्च है। वो क्या है? स्टार्च है। स्टार्च उसमें डिसॉल्व हो गया है ना। हालांकि फिर आप देखोगे तो स्टार्च उसमें सेटल डाउन हो जाता है, तो वो क्या करता है, पूरा डिसॉल्व नहीं रहता है, इसीलिए हेट्रोजीनियस जो है मिक्सचर बनाता है। चलिए, आपके पास ये सब जो वेजिटेबल्स वगैरह है, कई वेजिटेबल्स में है, उनमें क्या होता है आपके पास स्टार्च वगैरह ये सब मिलता है, लेकिन मोटे तौर पर जो सोर्सेज है जहाँ बहुत ज्यादा मिलता है, मेज है, राइस है, पोटैटोज है। पोटैटोज तो गुड सोर्सेज ऑफ द स्टार्च। पॉलीसेकेराइड्स है। अब पॉलीसेकेराइड्स में जो मोनोमर यूनिट्स है वो किसकी है? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा मेनी अल्फा ग्लूकोज bind together and release the water molecule to form the polysaccharides units, है ना? तो इस तरह की यूनिट्स बनाता है। फिर यहाँ पर देखो सैकेराइड्स बन रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स बन रहा है, लेकिन स्टार्च के अंदर टू टाइप्स के स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो बोलते हैं एमाइलोज, एक बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एक है एमाइलोज, एक में एमाइलोपेक्टिन। तो देखो, एमाइलोज का नेम छोटा है और एमाइलोपेक्टिन का नेम बड़ा है, तो आप दोनों को कंपेयर करें, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर नेम छोटा है तो वो एक स्ट्रेट चेन बना रही है। जब एमाइलोपेक्टिन बड़ा नेम है तो वो और ब्रांचेस बना के स्ट्रक्चर को बड़ा बना दे रही है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये अनब्रांचेड है या स्ट्रेट चेन है? कौन? एमाइलोज। नेम छोटा है इसलिए स्ट्रेट चल। फिर आ गया एमाइलोपेक्टिन, नेम बड़ा है इसलिए ब्रांचेज आ गई, तो ब्रांचेज से और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रांचेज है, ये स्ट्रेट चेन है। आप इसमें देखोगे तो आपके पास यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब छोटा नेम है तो लिंकेज भी सिर्फ एक है, कार्बन 1 कार्बन 4 है, लेकिन ग्लाइकोपेक्टिन सॉरी एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन नेम बड़ा है इसलिए उसमें कार्बन 1 और 4 की लिंकेज के साथ साथ कार्बन 1 और कार्बन 6 की लिंकेज भी है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। दूसरा और सुनो कि छोटा है इसीलिए वो वाटर सोल्यूबल भी है, लेकिन बड़ा है इसीलिए वाटर इनसोल्यूबल है। ठीक है ना? फिर दूसरा देखो, छोटा है इसीलिए क्या कर रहा है, यहाँ पर जो कंटेनिंग है तो वो कितना परसेंट है? 15 to 20% है, लेकिन बड़ा है तो परसेंटेज भी ज्यादा है, 80 to 85% है। आई होप कि आपको एक कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एमाइलोज वाटर सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है? तो छोटा नेम है, सोल्यूबल है। ब्रांचेज वाला है या स्ट्रेट चेन है? तो आपको क्या बोलोगे? स्ट्रेट चेन है, क्योंकि नेम छोटा है। तो एमाइलोपेक्टिन नेम बड़ा है तो आप क्या करोगे? ब्रांचेज कर दोगे। आप क्या बोलोगे? इनसोल्यूबल कर दोगे। परसेंटेज भी क्या बताओगे? ज्यादा बताओगे। कितनी? 80 to 85 बताओगे, है ना? यहाँ पर नेम छोटा है तो परसेंटेज भी क्या बताओगे? 15 to 20 बताओगे। ठीक है ना? तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा इसका कंपैरिजन। वेरी गुड। चलते हैं हम आगे। तो देखो, आपके पास एमाइलोज है तो एमाइलोज में कार्बन 1 कार्बन 4 जो आपकी ग्लूकोज है उसकी बाइंडिंग होती है, उसका लिंकेज होता है, तो कार्बन 1 कार्बन 4 में होता है सिंपली। तो वो एक स्ट्रेट चेन बनाती है। तो देखो, कार्बन 1 कार्बन 4 का बन गया और स्ट्रेट चेन बन गई। दिख रही है समझ में आपको? और अल्फा ग्लूकोज है और कोई नहीं है, सिर्फ मोनोमर यूनिट कौन है? अल्फा ग्लूकोज है। नेक्स्ट, एमाइलोपेक्टिन। इसमें 1,4 के साथ साथ जो एक चेन चल रही थी, 1,4 की एक चेन चल रही थी, ऐसे एक नीचे 1,4 की एक चेन चल रही है, ऊपर वाली चेन नीचे वाली चेन के साथ 1,6 का एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और कर लेती है, तो हो गया एमाइलोपेक्टिन। तो ब्रांचेज होगी, तो दिख रही होगी आप, है ना? दिख रही है ना? तो ये क्या है? ये 1,4 के साथ साथ 1,6 का भी क्या हो गया, यहाँ पर ब्रांचेज हो गई है। आई होप कि अब बात समझ में आ गई है। चलते हैं आगे। ध्यान रखना, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता ही, ये कहाँ मिलता है? प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है। सेलुलोज से ही प्लांट की सेल वॉल बनती है। इस तरह से जो है सेल वॉल है उसके अंदर क्या है? सेलुलोज स्टोर्ड होता है और प्लांट में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता है। तो आपको पता है ना अपेंडिक्स जिसकी आप बात करते हो, तो पहले अपन मानते हैं कि हम लोग भी क्या होते थे, जानवरों की तरह जो है प्लांट और उन पे डिपेंडेंट होते थे, तो हम भी उसको खाया करते थे। इसीलिए
सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हमारे पास क्या होता था, अपेंडिक्स। आज हम नहीं खाते हैं, इसीलिए वो सिर्फ एक अवशेष के रूप में रह गया है ना। चलिए नेक्स्ट, सेलुलोज इज द स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, लेकिन किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का। वो किसका था, अल्फा ग्लूकोज का था, अल्फा डी ग्लूकोज का था। ये किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का। बस ये याद रखना है। स्टार्च, स्टार्च जो है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, इतना याद रखना है। तो आपको ये देखो बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा डी ग्लूकोज का वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी है आपको, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई है। ठीक है ना, इतना सा याद रखना है। और बीटा डी ग्लूकोज का पता कैसे करोगे, कार्बन 1 का OH ऊपर, और अगर कार्बन 1 का OH नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज। पिछले क्लास में अपन ने कवर किया था। अगर आपको नहीं है तो पहला वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर्स की अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज कैसे डिसाइड करते हैं ये पता लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को आपको देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो सेलुलोज किस में मिलता है, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा सेलुलोज किसका मोनोमर यूनिट्स है, या सेलुलोज का मोनोमर यूनिट्स क्या है, तो बीटा डी ग्लूकोज। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ग्लाइकोजन के अंदर चीज क्या याद रखनी है, वो देखो एक तो ये कहाँ स्टोर्ड होता है वो याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लाइकोजन वो कहाँ मिलता है, तो ब्रेन के अंदर। दूसरा आपका लीवर में, कहां पर है, लीवर के अंदर, है ना। और थर्ड आपके जो मसल्स है उनमें, है ना, कहां पर, मसल्स है उनमें। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कहां कहां पर जो ग्लाइकोजन का स्टोर्ड होता है, और ग्लाइकोजन ह्यूमन के अंदर जो स्टोर्ड होंगे। हालांकि आपको पता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से लिपिड्स बनते हैं, है ना, फैट बनती है, लिपिड्स बनते हैं, फैट, फैट की जो बात कर रहे हैं वो बनते हैं, फैट बनती है। तो आपका फैट्स वापस जब डिसोसिएट होगा तो ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। तो जब अपने पास कुछ एनर्जी ग्लाइकोजन में स्टोर्ड होती है तो इजीली ग्लूकोज में आ जाती है, और ग्लूकोज का डाइजेशन होके अपन को क्या है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। तो देखो ग्लूकोज से एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी क्या होती है, 1,6 जो है वो लिंकेज होगी। एक तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किसके अंदर, ग्लाइकोजन में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन की तरह, एंड मोर ब्रांचेस है ना। ये किसकी तरह सिमिलर है, एमाइलोपेक्टिन की तरह है। ओके, समझ में आ गई बात। ओके, तो चलते अपन आगे। और अल्फा ग्लूकोज है, यस, इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें आपने पढ़ा है कि सुक्रोज, वो आपने देखा था, है ना। मेडिसिन के लिए यूजेज होता है, स्टार्च वगैरह ये सारे, और अदर यूजेज आपको पता ही है ना। ग्लूकोज इन ग्रेप्स वगैरह ये सब चीजें आपने पढ़ी है। तो ध्यान रखना कौन कौन सा है आपके पास फूड के लिए यूज होने वाले, कौन कौन से हैं स्टार्च फूड में, जो मेसो पोटैटोज वगैरह में, राइस वगैरह में इनमें मिलती है। सुक्रोज है ना, ग्रेप्स वगैरह है, ये सब है। मेडिसिन के लिए कौन कौन, हनी वगैरह, ये सारे मेडिसिन में यूज होते हैं। अदर यूजेज भी होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि फाइबर्स प्रेजेंट होता है, तो फाइबर वगैरह जो है वो भी आपके थ्रेड वगैरह में इनमें यूज होता है। तो प्लांट की सेल वॉल में जो फाइबर्स मिलते हैं ना, तो उनमें सेलुलोज तो होगा ही, वो है। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन द कार्बन 1 कार्बन 6 अल्फा लिंकेज इन एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन क्या है, आपका स्टार्च है, उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है स्ट्रक्चर बना के। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर, और ये बता दिया आपने सिंपली, है ना, ये सर। ठीक है, बाकी तो आपने डाइसैकेराइड्स के अंदर पहले ही पढ़ लिया है। क्या पढ़ना है, सुक्रोज पढ़ना है, माल्टोज पढ़ना है, लैक्टोज पढ़ना है। ठीक है, फिर पॉलीसैकेराइड्स के अंदर स्टार्च पढ़ना है, सेलुलोज पढ़ना है, और ग्लाइकोजन पढ़ना है। अदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स है,
वो छोटी-मोटी चीजें हैं, यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट से वो आपने नॉर्मली चीजें पढ़ी हुई। तो बात आती है प्रोटीन की, तो अपन प्रोटीन को एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कहां से, प्रोटीन से। तो कार्बोहाइड्रेट अपना हो गया है, अब हम प्रोटीन एक वीडियो में कवर करेंगे और एक वीडियो में अपन विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों को जो है रिमेनिंग बचे हुए इनको अपन कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेटर से बेटर वीडियोस मिलते रहें और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।